हाय दोस्तों। आज हम लोग हिस्ट्री का क्रोनोलॉजी करना चाहते हैं। एक्चुअली में हिस्ट्री को समझने के लिए सबसे पहली चीज़ आपको ये समझना ज़रूरी है कि हिस्ट्री में जो क्रोनोलॉजी है, जो टाइम लाइन है, अगर वो आप समझ गए तो यूपीएससी के अधिकतर क्वेश्चंस आपके सही हो जाएंगे। प्रीलिम्स में सही हो जाएंगे। अगर आप हिस्ट्री की क्रोनोलॉजी सही लेके गए तो आपके क्वेश्चंस अधिकतर सही होने के चांसेस होते हैं। तो सबसे पहले हम एक चीज़ समझते हैं। इस चीज़ को समझना ये है कि जो ईडी होता है, इधर वाला और इधर वाला, ये कैसे डिसाइड होता है। बिफोर क्राइस्ट है ईडी, एनी डोमिनी है। ये कहाँ से होता है? जीरो से। जीरो से पहले जो भी चीज़ आता है, मतलब जीरो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, 10, 100, 50, 200, 400, आज 2000 आ गया है। तो जीरो के पहले यानी ईसा मसीह के जन्म के पहले जिधर जो भी चीज़ आएगा तो 45 BC लिखना पड़ेगा आपको, 35 BC लिखना पड़ेगा। ईसा मसीह के जन्म के पहले वाली चीज़ें सब BC में होती हैं। और जीरो ईसा मसीह का जन्मदिन है। इसके बाद जितना भी होगा एनी डोमिनी होगा, मतलब आप लिखेंगे 500 AD। आज कितना एडी चल रहा है आप अंदाज़ा लगाइए। 2020 एडी चल रहा है। कितना चल रहा है? 2020 एडी चल रहा है। 2020 एडी चल रहा है। आज से 4000 साल पहले कितना एडी में रहा होगा? बिल्कुल एडी में नहीं रहा होगा, बीसी में रहा होगा। 4000 साल पहले अगर मैं बात कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं 3980, मतलब ये 4000 अगर मैं बात कर रहा हूँ तो 2020 माइनस करना पड़ेगा मुझे। 4000 में 2020 अगर मैं माइनस कर दूँ तो मुझे जो भी मिलेगा, फॉर एग्जांपल 4000 साल क्या रहा होगा? एडी में रहा होगा, बीसी में रहा होगा। तो आप सोचिए 2020 माइनस कर दीजिए। जीरो में जीरो, 10 में 2 गया 8, 9 में जीरो गया 9, एक। 1980 बीसी चल रहा होगा उस टाइम पे। क्या चल रहा होगा? 1980 बीसी चल रहा होगा उस टाइम। दोस्तों आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी हमेशा। बीसी मतलब जीरो के पहले, एडी मतलब जीरो के बाद। अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो आप आराम से समझ ले जाएंगे। 20 लाख साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले क्या था? पैलियोलिथिक था। पैलियो मतलब होता है ओल्ड, लिथिक मतलब होता है स्टोन। तो बहुत पुराना स्टोन था जहाँ पर एक पत्थर था। पत्थर के हिसाब से चीज़ें एज डिसाइडेड होती थी। फॉर एग्जाम्पल कोई इतना बड़ा पत्थर है, कोई इतना बड़ा पत्थर है, आप समझ सकते हैं कि इतना बड़ा पत्थर है, वो बहुत बड़ा शेप का पत्थर है। बड़े बड़े पत्थर से वो जानवरों को मारा करते थे, उसी को भून करके वो खाना खाते थे। ये सब चीज़ें, मतलब जो चीज़ें चल रही थी वो सब चीज़ें पैलियोलिथिक में चल रही थी। सिर्फ कच्चा मांस ये लोग खा लेते थे, मार मार के जानवरों को। तो स्टोन एज था, स्टोन का ज़्यादा यूज करते थे। इसी के कारण इसको पैलियोलिथिक बोला गया है। और ये कब आता है? तो पूरा बीसी में है, 10,000 BC। वो लोग क्या करते थे? फूड गेदरर थे, मतलब सिर्फ फूड खाने खाने के लिए यार। सिर्फ एक इंसान का सिर्फ एक काम होता है, आज आईएएस बनना है, आज बड़े बड़े टारगेट को अचीव करना है। आज इंसान का काम है पढ़ाई करना है, खाना खाना है। भाई वो काम है, बट उस जमाने में सिर्फ एक काम हो रहे थे, सिर्फ खाना खाना उनका काम था। और स्टोन के आधार पर डिवाइडेड किया गया है कि अपर है कि मिडिल है कि अपर पैलियोलिथिक है। ये किस हिसाब से डिसाइड किया गया है? स्टोन के जो शेप है, उसके जो आकार हैं, कि भाई स्टोन ऐसा मिला हुआ है। मान लीजिए स्टोन ऐसा मिला, फिर ऐसा मिलता गया, चौक होता गया। उसके आधार पर ये एज डिसाइडेड हुए हैं, अर्ली हुआ कि मिडिल हुआ कि आपको इतना भलाई से नहीं पता हो तो जरेगा। बट पैलियोलिथिक एज में इंसान खेती नहीं करता था, ये बात आपको पता होना चाहिए। और उसका क्रोनोलॉजी है। इसके बाद आता है मीजोलिथिक पीरियड। मीजोलिथिक पीरियड में पहले वाली सब चीज़ें चल रही थी, लेकिन इंसान का जो पत्थर का शेप था कुछ इस तरीके का हो गया था, कुछ छोटा हो गया था। और जिसके कारण इंसान क्या कर रहा था? फिश भी मार सकता था, वो फिशिंग भी कर सकता था। और यहाँ पे जानवरों को इंसान मारते मारते धीरे धीरे पालना सीख गया। लेकिन खेती की शुरुआत नहीं हुई है, और इंडिया के अंदर ऐसी दो साइटें हैं। आपको साइटें याद न रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद नियोलिथिक पीरियड में आते हैं। नियोलिथिक पीरियड में क्या हो रहा होता है? जो नियोलिथिक पीरियड था, उस पीरियड में जो स्टोन है, यहाँ पे एग्रीकल्चर की शुरुआत होती है और इंसान रहना सीख जाता है। पहले फूड प्रोड्यूसर्स था, गेदरर था, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया? इंसान रहना सीख गया। लेकिन नियो है यार, नया है, लिथिक है। ये कब बीसी के आ रहा है? 8000 BC से लेकर के 4000 BC के बीच में आ रहा है।
जो स्टोन का शेप था ना वो कुछ इस तरीके का हो गया था, कुछ इस तरीके का, बहुत चोक हो गया था स्टोन का एज, आप सोच सकते हैं धारदार हो गया था, ऐसे ऐसे मार सकते थे ऐसे। तो अब इंसान खेती भी करने लगा था, मतलब जब चोक हो गया धारदार तो कोड़ कोड़ के खेती करते हैं, खोद खोद के डिगिंग करके खेती करना चालू हो गया था। और ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। इंडिया के कुछ साइटें हैं वो भलाई से आपको याद न रहे, मेहरगढ़, बुरजहोम, चिरंद बिहार में है, भलाई साइटें याद न रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। पता होना चाहिए कि पैलियोलिथिक था, मीजोलिथिक था, इसके बाद नियोलिथिक था। आगे आते हैं अपन चाल्कोलिथिक। चाल्कोलिथिक पीरियड की जो शुरुआत होती है वो कुछ 4000 बीसी से लेकर के 1500 बीसी में हो रही है। अभी सारी कहानी बीसी में चल रही है दोस्तों। 4000 बीसी से लेकर के 1500 बीसी, तो कहीं ना कहीं सिंधु घाटी सभ्यता भी चाल्कोलिथिक पीरियड है। स्टोन था, अगर यूपीएससी पूछे स्टोन नहीं था, भाई स्टोन था। मेटल्स का भी यूज होने लगा था, मेटल्स का भी धीरे धीरे लोग यूज करने लगे थे, कॉपर वगैरह का यूज करने लगे थे। झूम कल्टीवेशन होने लगा, लोग गांव में रहने लगे। कुछ जावा वगैरह का खेती के बारे में कुछ हमें चीज़ें मिली हैं, और कुछ हमें हड़प्पा के पहले वाले जो फेस थे वो मिले हैं। मतलब 4000 है तो कहीं ना कहीं 2500 से लेकर के 1700 के बीच में हड़प्पा कल्चर्स डेवलप हुआ, और उसके बारे में कुछ हमें चीज़ें मिलती हैं। और इंडस वैली सिविलाइजेशन भी इसके बारे में इसी बीच में रहता है। तो चाल्कोलिथिक पीरियड में हमें क्या मिलता है, हमें ये चीज़ें मिलता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन उनमें से कहीं एक है। ये कुछ साइटें हो गई, जैसे कि मैं बता रहा था आपको, ये चिरंद है, ये बिहार में है, यहाँ पे बुरजहोम है। कहीं ना कहीं बुरजहोम के अंदर नीचे इंसान रहता था यार, जब क्लाइमेट चेंज हुआ था ना तो इंसान नीचे रहता था, क्योंकि ठंडी पड़ती थी तो इंसान ज़मीन के अंदर रहता था बुरजहोम खलीफा, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर कम हो जाता है जम्मू कश्मीर में, और जहाँ पर वहाँ पे रहने वाले लोगों के लिए थोड़ा परेशानियाँ होती हैं। तो ये कुछ साइटें हैं। एक्चुअली में जम्मू कश्मीर के अंदर क्या हो रहा था, इंसान ज़मीन के अंदर गड्ढे के, क्योंकि ज़मीन के अंदर जैसे ही जाते हैं टेम्परेचर बढ़ना चालू हो जाता है, और वहाँ पर टेम्परेचर बढ़ जाता है, इसलिए गड्ढे बना के लोग रहते थे, इसलिए बुरजोहोम बोला जाता है उसको। और आपको पूरा नॉर्थ साउथ में पूरी साइटें हैं। सिंधु घाटी सभ्यता नॉर्थ में ही पनपी है, और ये एक नगरीय सभ्यता थी जहाँ पर लोग सड़क बनाते थे, घर बनाते थे, मोहनजोदाड़ो के अंदर खेती किसानी करते थे, और काफ़ी अच्छा इनका ट्रेड व्यापार चलता था। लोथल से यहाँ से बहुत ज़्यादा ट्रेड व्यापार चलता था। मोहनजोदाड़ो हो गया, हड़प्पा हो गया। मोहनजोदाड़ो में बहुत सारे साइटें मिली हुई हैं, मतलब मोहनजोदाड़ो मतलब मृतकों का टीला मिला हुआ है बहुत बड़ा। हड़प्पा अपने आप में एक सभ्यता है। कौन ने खोजा था, तो इन लोगों का नाम इतना यूपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है। क्या है, शहरी सभ्यता थी, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मिलती थी, मूर्ति मिलती थी, लेकिन वो पूजा का नहीं है, पूजा नहीं करते थे लोग ऐसा माना जाता है, लेकिन मूर्तियाँ मिली हैं, काशी की मूर्तियाँ मिली है। और ऐसा बाद में नहीं मिलेगा आपको दोस्तों। एक चीज़ पढ़ने से पहले आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद आपको, इसके बाद जैसे ही आप पढ़ेंगे ऋग्वेदिक युग, उत्तर वेदिक युग, तो उत्तर वेदिक युग में जो मूर्तियाँ वगैरह देखती हैं वैसी कुछ पूजा मिल रही थी उधर भी उत्तर वेदिक युग में। लेकिन जो ऋग्वेदिक युग था, मतलब सिंधु घाटी समाप्त होने के बाद जो युग शुरुआत होता है एकदम से, उसमें सिंधु घाटी सभ्यता जैसी कुछ विशेषताएं नहीं पाई जाती, और वो नगरी सभ्यता नहीं होती है। नगरी सभ्यता की शुरुआत महाजनपद से ही शुरू होती है। तो कहीं ना कहीं सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरी सभ्यता थी, इसके बाद ग्राम सभ्यता की शुरुआत होती है, और इसके बाद आप याद रख ही सकते हैं कि महाजनपद के बाद कहीं ना कहीं नगरीय सभ्यता की शुरुआत होती है, और गुप्ता पीरियड के आते आते धीरे धीरे चरम पर पहुंच जाती है। आप आराम से मौर्य पीरियड को आप जानते ही हैं। तो जब गौतम बुद्ध थे उस टाइम पे नगरी सभ्यता की शुरुआत होती है कहीं ना कहीं। और ये साइटें हैं, अगर यूपीएससी कभी पूछे कि ना साउथ में मिला है, डीप साउथ में मिला है, तो आप देख ही सकते हैं डीप साउथ में कुछ भी नहीं मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता डीप साउथ में नहीं थी, एकदम से साउथ में नहीं थी। ये कुछ सिंधु घाटी सभ्यता की साइटें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एकदम इधर क्या है, मतलब एकदम पश्चिम में क्या है, आलमगीरपुर क्या है। यूपीएससी ऐसा क्वेश्चन पूछता है यहाँ पर कि सिंधु घाटी सभ्यता की कौन सी साइटें नहीं हैं, वो इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जैसे हड़प्पा नहीं पूछेगा क्योंकि लोगों को पता है, सब लोगों को पता होता है। मोहनजोदाड़ो सब लोगों को पता होता है, नहीं पूछेगा। ऐसा पूछ सकता है लोथल जो न्यूज़ में हो, कोल्डिहवा ऐसा, मेहरगढ़ ऐसी चीज़ें, हाथाला ऐसा नहीं पूछेगा। रोपड़ पूछ सकता है, ऐसी चीज़ें पूछता है यूपीएससी जिसको लोग फोकस नहीं करते।
सिंधु घाटी सभ्यता कहीं ना कहीं सिंधु नदी के किनारे आसपास बसी हुई थी, और इस सभ्यता के बारे में हमें कुछ ही चीज़ें खोदने के बाद ही मिली है। और क्योंकि इनकी जो लिपियाँ थी उनको हम पढ़ नहीं सके हैं, उनके बारे में हम ज़्यादा कुछ अभी जानते नहीं हैं, इसलिए हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कुछ ज़्यादा हमें जानकारी है नहीं। लेकिन इतना ज़रूर पता है कि वो एक शहरी सभ्यता थी, बहुत सारे चीज़ें थीं उसके अंदर, शहर की जो विशेषताएं होती हैं वो सारी विशेषताएं थी। सभ्यता को डेवलपमेंट करने के लिए एक अपना खुद का चीज़ें होना चाहिए, और बहुत वो सब चीज़ें वहाँ पर दिखाई देती है। हम आगे ज़रूर पढ़ेंगे, ये तो क्रोनोलॉजी है। सिंधु घाटी सभ्यता जैसे ही ख़त्म होती है उसके बाद आयरन एज आता है, और आयरन एज आप 1500 के बाद चालकोलिथिक पीरियड के बाद आता है आयरन एज। आयरन एज में आप ऋग्वेदिक को देख सकते हैं, आयरन एज में आप ऋग्वेदिक को देख सकते हैं। ऋग्वेदिक के बाद क्या होगा, लेटर वैदिक पीरियड आएगा, लेटर वैदिक पीरियड आएगा, जैनिज्म आएगा, इसके बाद महाजनपद आएगा, इसके बाद मगध एम्पायर करेगा। मगध एम्पायर धीरे धीरे राइज करता रहेगा और मौर्य एम्पायर तक ये चरम तक पहुंच जाता है। तो आपको टाइम होना चाहिए कि पहले आयरन एज आता है, यहाँ पे आयरन का हो जाता है, लेकिन वो ऋग्वेद में आयरन के ज़्यादा प्रमाण नहीं मिले हैं, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में आयरन हो जाता है। आयरन कहाँ होता है, ये उत्तर प्रदेश का जो पार्ट है ना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा आयरन मिलता है हमको, और जिसके कारण वहाँ पे खेती किसानी बहुत ज़्यादा हो जाती है, और इसीलिए मौर्य नंदा लोग इतना बड़ा डायनेस्टी चला सके। उसके पीछे एक राज था कि आयरन की खोज हो गई थी, लेटर वैदिक पीरियड में आयरन की खोज होती थी। जैनिज्म आता है, बुद्धिज़्म आता है कहीं ना कहीं उस टाइम पे, और जैनिज्म बुद्धिज़्म को बढ़ने का एक कारण यह भी हो सकता है कि आयरन की खोज हुई थी। कहीं ना कहीं लोग खेती किसानी करते हैं, थोड़ा डेवलपमेंट होता है, और इसके बाद कुछ धर्म को भी मानने लगते हैं। महाजनपद आता है, इसके बाद महाजनपदा के अंदर बहुत सारे जनपद रहते हैं। देखो सबसे पहले होता है गांव, गांव के बाद शहर बनता है, जैसे राज्य बनता है, राज्य के बाद एक सेंटर, पूरा भारत जैसा कोई स्टेट बनता है जहाँ पर कुछ जनसंख्या रहती है। लेकिन आप सोच सकते हैं कि जनपद रहा होगा, पहले गढ़ रहे होंगे, इसके बाद जनपद बने होंगे, क्लेन रहे होंगे, इसके बाद धीरे धीरे जनपद बने होंगे, जन से जनपद बना होगा, और जनपद से धीरे धीरे बहुत बड़ा जब इलाका बन गया होगा तो उसको महाजनपद। इंडिया में 16 महाजनपद थे, उसके बारे में हम आगे जरूर पढ़ेंगे। ये कुछ महाजनपदा थे। यूपीएससी क्वेश्चन से यहाँ से कुछ पूछ सकता है कि आपसे कि जैसे गौतम बुद्ध यहाँ पे कुछ हैं, तो वो क्या कंधार गए थे, कंबोज गए थे? यूपीएससी बहुत ही ऐसा क्वेश्चन पूछता है, फेंकू क्वेश्चन। उज्जैन में गए थे? बिल्कुल भी नहीं। तो गौतम बुद्ध उज्जैन नहीं गए, इतना के आसपास ही गौतम बुद्ध मूव किए हैं, तो वो ऐसा क्वेश्चन पूछता है। और कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि मगध कहाँ आता है। ताम्रलिप्ति एक पोर्ट हुआ करता था ये, और ये आप देख सकते हैं काशी है, विदेहा है, और ये जो मगध एम्पायर था जो चरम के अंदर, आज हम इसको झारखंड बिहार समझ सकते हैं, बिहार के कुछ साउथ में है। असमक सबसे साउथ में था, और असमक में एक बार यूपीएससी ये क्वेश्चन पूछ चुका था कि डीप साउथ में क्या है, तो गोदावरी नदी के तट पे कौन था। ये चीज़ आपको इंपॉर्टेंट हो सकती है। क्विक अगर रिक्वेप करें तो हम इतना पढ़ चुके हैं, पैलियोलिथिक, इसके बाद मीजोलिथिक, इसके बाद नियोलिथिक, और नियोलिथिक में एग्रीकल्चर की शुरुआत, इसके बाद चालकोलिथिक, और इसके बाद आयरन एज आता है। चालकोलिथिक पीरियड के अंदर आयरन नहीं था, ये बात पक्का पता होना चाहिए। और इसके बाद मैं बताया था मगध एम्पायर, जहाँ महाजनपदा के अंदर एक मगध एम्पायर होता है और बहुत डेवलप करता है। यहाँ पे याद ये रखना है कि यहाँ पे बिंबिसार है, यहाँ पे बिंदुसार है। बिंदुसार मौर्य है, ये नो डाउट कि ये मगध एम्पायर के पार्ट थे, बट बिंबिसार पहले आता है, इसके बाद अजातशत्रु आता है, उसके बेटे हैं सब, ये हरियाणा डायनेस्टी के। याद ये रखना है यार, हमें ये याद रखना पड़ता है, बिंबिसार ने इसकी डायनेस्टी की स्थापना नहीं करी है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन तो रहा है इस डायनेस्टी को बनाने में। और जो अजातशत्रु है उसके टाइम पे फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई है, इसलिए वो इम्पोर्टेंट है, और शिशुनाग डायनेस्टी के काला शोका जो थे उसके अंदर सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। और नंदा डायनेस्टी के अंदर आपको पता होगा कि नंदा लोग बहुत अमीर थे, अमीर होने के कारण घनानंद, पदानंद, ये सब नंद लिखा हुआ है, बहुत बड़े बड़े एम्पायर थे और बहुत अमीर एम्पायर थे। जो धनानंद था उसके टाइम पे अलेक्जेंडर का इन्वेजन हुआ था, ये क्वेश्चन यूपीएससी पूछ चुका है। धनानंद बहुत ही अमीर राज थे, ऐसा माना जाता है, इनके पास बहुत बड़ी बड़ी सेना है, बहुत सारा आर्मी, और ऐसा इसलिए हो पा रहा था क्योंकि आप देख सकते हैं जो गंगा नदी है उसके उत्तर में काफ़ी ज़्यादा मगध एम्पायर काफ़ी फल फूलता है और धीरे धीरे बढ़ना चालू होता है, नंदा डायनेस्टी तक बहुत बढ़ जाता है। और इसके अंदर चंद्रगुप्त मौर्य, जिसको कौटिल्य भी कहा जाता है, उनके टाइम पे कहीं ना कहीं कुछ होता है, उनको विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। यूपीएससी एक बार ऐसा क्वेश्चन पूछ चुका है, याद रखना है आपको दोस्तों।
बिंदुसार के टाइम पे याद रखना ये आजीवक संप्रदाय को फॉलो करता है। भाई चंद्रगुप्त मौर्य जैनिज्म थे, संलेखना से उनकी मौत होती है। कहीं ना कहीं वो डीप साउथ में जाते हैं और वहाँ पे वो संलेखना से मौत करते हैं। लेकिन भद्रबाहु के साथ हो जाते हैं। स्थलबाहु वो लोग वहीं पर खड़े हो जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि अकाल पड़ गया था, इसके कारण कुछ ये लोग माइग्रेट किए थे साउथ में, और वहाँ पे संलेखना होता है। और जहाँ पर लोग इंसान जो जैनिज्म ऐसा फॉलो करता है, ऐसा मानता है कि इंसान खाना पीना छोड़ देता है और अंत में मर जाता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य कुछ आप सोच सकते हैं यार, भगवान को इतना लोग मानते थे, जैनिज्म को इसलिए ऐसा मानते थे, सोच सकते हैं आप। बिंदुसार अपने बाप के उल्टा चला जाता है, आजीवक संप्रदाय मानता है। और आजीवक संप्रदाय ऐसा मानता है कि जो चीज़ लिखा हुआ है ना, किस्मत में सब चीज़ें लिखी है, सब चीज़ें भाई प्री डिसाइडेड होती है। मतलब इंसान कुछ नहीं करता, आप जो भी गलती करते हैं या सही करते हैं उसके पीछे आपका कोई भी गलती नहीं है, वो पहले से ही होता है। तो यूपीएससी ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, आजीवक संप्रदाय जैनिज्म पे नहीं था, ये आजीवक संप्रदाय था। और जिसकी स्थापना मखिल गोसाल जैसे इन लोगों के साथ ही रहते थे, जैनिज्म के साथ रहते थे, मतलब भगवान महावीर के साथ रहते थे, और उन्होंने आजीवक संप्रदाय की स्थापना करी थी। मखिल गोसाल, यूपीएससी एक बार ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है। बिंदुसार के बाद इंपॉर्टेंट आता है अशोका, और अशोका तो अपने आप में यहाँ पे थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल होती है और इसलिए इम्पोर्टेंट है। और अशोका इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अशोका जितना बड़ा मैप बना दिया ना इंडिया का, उतना बड़ा मैप आज तक इंडिया का मैप नहीं बना, और एक बार सीधा यूपीएससी मैप भी बनवा चुका है। और अशोका के बाद जितने एम्पायर आएंगे, जैसे बृहदत्त आएंगे, वो उतना बड़ा एम्पायर रहेगा नहीं। मौर्य एम्पायर जैसे ही, जिस समय पे मौर्य एम्पायर चल रहा था साउथ में 321 बीसी से लेकर के, जो बीसी में चल रहा होता है, और उस टाइम पे 321 से 185 बीसी के अंदर जो चीज़ें चल रही होती हैं मौर्य एम्पायर, कहीं ना कहीं डीप साउथ में संगमेश चल रहा होता है। और फिर शुंग डायनेस्टी आती है, इसके बाद कण्व आते हैं। कहा जाता है कि शुंग डायनेस्टी ब्राह्मणिज्म थे और वो ब्राह्मण को मानते थे, और मौर्य एम्पायर के अंदर अशोका कहीं ना कहीं ज़्यादा बुद्धिज्म को फॉलो करते थे। और ये लोग एक प्रकार का अपना गुस्सा निकाल रहे थे और कहीं ना कहीं ब्राह्मणिज्म की स्थापना। तो शुंग डायनेस्टी संस्कृत को कुछ फॉलो करती है, और इसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं अपन। और सबसे डीप में गुप्ता आते हैं, आपको भी पता है। और ये रहा अशोका का वो मैप, जो अशोका ने बहुत ही ईमानदारी पूर्वक इतना बड़ा मैप बनाया था। अंग्रेज भी उतना बड़ा मैप नहीं बना सके यार, अंग्रेज भी इतना बड़ा मैप नहीं बना सके इंडिया का। और अशोका पूरा डीप साउथ में मैप उनका नहीं है। अशोका ऐसा मानते हैं कि यहाँ पे चोल चेरा पांड्या चल रहा था, चोल इधर चल रहा होता है, चेरा इधर चल रहा था, पांड्या इधर चल रहा होता है। आपको याद ये रखना है दोस्तों कि इनका जो चोल चेरा पांड्या चल रहा था, इनके अंदर बहुत सारे पोर्ट हैं, जैसे करकुई हो गया, वो कारकाई किसका था? पांड्या का था। संगमेश चल रहा होता है डीप साउथ में। और इसके बाद क्योंकि साउथ के अंदर कुछ चीज़ें ख़त्म हो जाती है, और जैसे ही साउथ के अंदर कुछ चीज़ें ख़त्म हो जाएगी तो इसके अंदर कुछ और डायनेस्टी आने की कोशिश करेंगे, क्योंकि टूट जाता है कहीं ना कहीं। तो ग्रीक मेनेंडर आते हैं, मतलब मौर्य डायनेस्टी के बाद थोड़ा कण्व शुंगा, इसके बाद थोड़ा ग्रीक मेनेंडर आते हैं। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि मिलिंद पानहो लिखा गया। शक डायनेस्टी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे विक्रम संवत की स्थापना होती है। और रुद्रदमन, विक्रमादित्य भी इनको कहा जाता है, विजेता। ऐसा इनको बहुत सारी कहानियाँ कि मतलब लोग पुराने ज़माने में अपने बच्चों को विक्रमादित्य जैसी कहानियाँ सुनाते थे, आज बहुत कम लोग सुनाते हैं, इसलिए इथिक्स का उतना अच्छा डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। इसके पीछे ये लॉजिक हो सकता है। और यहाँ पे विक्रम संवत की स्थापना होती है रुद्रदमन के टाइम पे। तो याद रखना, शक संवत की स्थापना हालांकि कुषाण डायनेस्टी में होगा, ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी दोस्तों। और वो कनिष्क करेंगे, और कनिष्क के टाइम पे फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल होगा। लेकिन यहाँ पे विक्रम संवत, तो आज आपका डाउट खत्म हो जाना चाहिए। और विक्रम संवत की स्थापना कितने टाइम पे होती है? तो वो 58 बीसी के अंदर होती है। 58 बीसी के अंदर होती है, 58 बीसी के अंदर होती है, ईसा मसीह के जन्म के पहले होती है। लेकिन कुषाण, इसके बाद इंडो पार्थियंस, यहाँ से हमारा शुरुआत हो जाता है। एडी क्या मतलब फर्स्ट आ जाता है, और कुषाण कहीं ना कहीं आते हैं। तो इनका 78 जो रहता है ना, ये एडी क्या है? ये शक संवत है। यूपीएससी ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई आज शक संवत से क्या होगा, तो आप सोच सकते हैं 78 आप माइनस कर दीजिए। और इसके बाद क्या आते हैं? शशेनियन आते हैं, और फाइनली गुप्ता आते हैं। ये मैप है कुषाण एम्पायर का, जो मैप है ये मैप है कुषाण एम्पायर का।
वहाँ पे क्षत्रपा हुआ करते थे। इनको मतलब जो शका हुआ करते थे उनको ऐसा माना जाता है, उनको क्षत्रप बोला जाता है, क्योंकि अलग अलग इलाके में थे वो, 5-6 पार्ट में डिवाइडेड थे। और डेफिनेटली जो जिस समय पे गुप्ता एम्पायर चल रहा होता है, मतलब जब मौर्य डायनेस्टी था तो चीज़ें कुछ और चल रही होती हैं और बाद में कुछ और चीज़ें चल रही होती हैं। मतलब बाद में सातवाहना चल रहा होता है डीप साउथ में, और जब गुप्ता आते हैं तब क्या चल रहा होता है, बैकेटक चल रहा होता है। अब ये सातवाहन डायनेस्टी चल रही होती है, ये गुप्ता से पहले है, गुप्ता से पहले है, लेकिन मौर्य के बाद है। ये बात आपको हमेशा याद रखनी पड़ेगी। गुप्ता पीरियड के अंदर आपको पता है ये गुप्ता के अंदर बहुत बड़े बड़े एम्पायर हुए हैं। श्रीगुप्त ने स्थापना करी थी, चंद्रगुप्त वन हुआ है, समुद्रगुप्त हुआ है, बहुत बड़ा एम्पायर, बहुत ही एक्सपांड किया अपने एरिया को। और इसके बाद चंद्रगुप्त टू आते हैं। आपको याद ये रखना है कि ह फॉर हर्षवर्धन, ह फॉर विनसोंग। वर्धन जो डायनेस्टी थी उसके अंदर जो हर्षवर्धन था उसने मतलब गलती से वो राजा बन गया था धीरे धीरे करके, और उसके अंदर वेनसोंग आता है, लेकिन चंद्रगुप्त टू के टाइम पे फाहियान आता है। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। और इसके फाइनली डायनेस्टी थे कुमार गुप्ता और स्कंद गुप्ता। और जब गुप्ता एम्पायर चल रहा होता है तो उसके डीप साउथ में क्या चल रहा होता है, बैकेटक डायनेस्टी चल रही होती है। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। गुप्ता के समय पे बैकेटक, और इनको आपस में मैट्रिमोनियल अलायंस थे, तो इसलिए इनकी कभी लड़ाई नहीं हुई। और गुप्ता एम्पायर जाने के पीछे एक बड़ा कारण होता है इकोनॉमी, इसलिए क्योंकि ट्रेड इनका रुक गया था, चारों तरफ से हुडा का इन्वेजन हो गया था और इनका ट्रेड पूरा तरीके से ब्लॉक हो गया था, और जिसके कारण गुप्ता एम्पायर गिर जाता है। इसीलिए गुप्ता एम्पायर में गोल्डन एज कहा जाता है इसको, गोल्डन एज, फर्स्ट गोल्डन एज। सेकेंड गोल्डन एज मुगल एम्पायर को कहा जाता है। लेकिन जो गुप्ता एम्पायर है ना, उनके अंदर कहीं ना कहीं उनको गोल्डन एज कहा जाता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि गोल्ड मिले थे। भाई गोल्ड बिल्कुल भी नहीं मिले थे। गोल्ड कब मिले हैं, जब इंडो ग्रीक आएंगे, ये जब आएंगे, इंडो ग्रीक जब आएंगे, ये जब आएंगे, इसके अंदर जो इंडो ग्रीक आएंगे, ये लोग गोल्ड इंडिया में पहली बार इन्वेजन करते हैं, और इधर गोल्ड ज़्यादा मिलता है, कुशाना में गोल्ड ज़्यादा मिलता है। लेकिन गुप्ता एम्पायर को गोल्डन एज कहा जाता है, लेकिन उसके अंदर गोल्ड ज़्यादा नहीं था कहीं ना कहीं। और ये गुप्ता एम्पायर का जो मैप है वो मैप बनाया गया था। गुप्ता एम्पायर का जो मैप है, ये मैप कुछ बनाने की कोशिश की गई थी। आप समझ सकते हैं गुप्ता एम्पायर इतना, सबसे पहले जिनने स्थापना करी थी श्रीगुप्त ने, इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य, इसके बाद समुद्रगुप्त इतना बड़ा ऐड कर लेते हैं, और इसके बाद डेफिनेटली चंद्रगुप्त टू के टाइम पे बहुत बड़ा ये मैप बना था। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। और डीप साउथ में क्या चल रहा होता है, तो जब जिस टाइम पे वैसे मतलब जब मौर्य एम्पायर चल रहा होता है तब संगम एज चल रहा होता है। मौर्य डायनेस्टी के टाइम पे क्या चल रहा होता है, ये बात आपको इम्पोर्टेंट है, याद रखनी पड़ेगी। क्या चीज़ें चल रही होती हैं वो बात आपको इम्पोर्टेंट है यूपीएससी के लिए। सुंग डायनेस्टी आता है, इसके बाद कण्व आते हैं, और इंडो ग्रीक, साका, पार्थियंस, कुशाना, यहाँ पे विक्रम, शक, संवत आपको याद रखनी पड़ेगी। और इसके बाद आपको याद रखनी पड़ेगी गुप्ता और डीप साउथ में क्या चल रहा होता है, बैकेटक चल रहा होता है। आज इसके बाद फिर से आगे बढ़ते हैं। नॉर्दर्न इंडिया में जब गुप्ता होता है, गुप्ता जब ब्रेक होता है, उसके बाद बहुत सारे एम्पायर आते हैं। ये 3 एम्पायर आते हैं, थानेश्वर के, पुष्यभूति, मैत्रिका, सौराष्ट्र का, कन्नौज का। इसके बाद हमको पता है, ये नहीं होना चाहिए कि ये लोग आए कि नहीं आए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें ये पता होना चाहिए कि भाई गुर्जर, पाल, प्रतिहारा, ये राष्ट्रकूट जो थे, पाल, प्रतिहारा, राष्ट्रकूट जो लोग थे, ये तीनों लोग 1000 AD के बीच में आए, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर में इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद क्या आता है, 1000 से 12 के बीच में आते हैं ये चंदेल आते हैं, चहमान आते हैं। नॉर्थ में बहुत सारा ब्रोकन होता है एम्पायर, और बहुत सारी चीज़ें आते हैं। मतलब पाल इधर थे, आइए मैप देख लेते हैं, मैप देखेंगे अभी कुछ समय बाद। गुप्ता डायनेस्टी जिस समय पे चल रही थी, बैकेटक डायनेस्टी, जैसे ही गुप्ता डायनेस्टी टूटती है ना ब्रदर्स, बहुत सारे एम्पायर खड़ा हो जाते हैं। मतलब इतना एम्पायर खड़ा हो जाते हैं कि आप हम बता नहीं सकते यार। तो इसीलिए इसके बीच में एम्पायर बहुत सारे आए हैं। ये थानेश्वर आए हैं, इस समय ये आ रहे थे, तो चालुक्य अब बादामी चल रहा होता है, पल्लव अब कांची चल रहा होता है, इक्ष्वाकु डायनेस्टी चल रही होती है, बैकेटक डायनेस्टी गुप्ता के टाइम पे चल रही, वो ब्रेक होने के बाद 2 डायनेस्टी आती है, चालुक्य, बादामी, पल्लव। याद रखना बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है चालुक्य व बादामी, लेकिन याद ये रखना है कि पाला, प्रतिहारा, राष्ट्रकूटा गुप्ता के बाद हैं, ये 750 से 1000 के बीच में है। और डीप साउथ में क्या चल रहा होता है, चोला चल रहा होता है।
और जो मैं बता रहा था इक्ष्वाकु वगैरह, ये डायनेस्टी यहाँ पे ये थी, बैकेटक ये थे, और ये पाला थे, और ये चोला थे, पल्लव थे, चोला थे। हर्ष एम्पायर इतना बड़ा था हर्षवर्धन ने जिसका खड़ा करा था, और वेनसोंग उसके टाइम पे आता है। ये थानेश्वर के थे, और ये थे गुर्जर प्रतिहारा, और यहाँ पे थे राष्ट्रकूटा। ये राष्ट्रकूटा दिख रहा है आपको, ये गुर्जर प्रतिहारा, ये पाला। इनके बीच में त्रिपक्षीय संघर्ष है, किसके लिए? इस कन्नौज को लेकर यार। कन्नौज बहुत बड़ा एरिया था और इसके लिए। और यहाँ पे एक और चीज़ दी गई है, चोला। एक्चुअली में जो चोल थे, पांड्या थे, चेरा थे। चेरा के बाद में बहुत सारे डायनेस्टी आएंगे यहाँ पे, मतलब यहाँ पे कर्नाटका में होयसल आएंगे, मतलब कहीं ना कहीं होयसल डायनेस्टी आएगी, और भी बहुत सारे डायनेस्टी बाद में आती है इसके बाद। मतलब आप जब मुग़ल एम्पेरर आता है उसके टाइम पे भी एक डायनेस्टी यहाँ पे चल रही होती है डीप साउथ। तो बहुत सारी डायनेस्टी इसके बाद आई हैं, लेकिन वो आर्ट एंड कल्चर के लिए अपने को इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आज कैसा लगा आपको ये वीडियो, और आप ज़रूर बताइए और रिस्पॉन्स दीजिए। ओके, हिस्ट्री को पहले क्रोनोलॉजी देखिए कि गुप्ता के टाइम पे क्या चल रहा होता है, बैकेटक चल रहा होता है कि नहीं चल रहा होता है। बिल्कुल, आपको कैसा लगा वीडियो आप ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच।